ठीक है। आ रही है क्या मेरी आवाज? राइट। आ रही है, राइट? यस अरुण, आ रही है। यस अरुण, आ रही है। ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपने पाइथन के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था। जिस नोटबुक में मैं बता रहा था उस नोटबुक में एक्चुअली सेल्स बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। सेल्स बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, तो आज हम दूसरे सेल में कोड करेंगे। ठीक है। ये इसमें ऑलमोस्ट 262 के आसपास हमने क्रिएट कर दिए हैं। थोड़ा लंबा होते जा रहा है नोटबुक, इसलिए दूसरे नोटबुक का भी यूज़ करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा था। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जाने से पहले ऑपरेटर जाने से पहले मैंने दो डेटा टाइप्स के बारे में कल डिस्कस किया था, जिसको कह रहे थे हम बाइट्स कह रहे थे, और एक बाइट्स एरे, दो चीज कह रहे थे। राइट। एक मिनट उसको रिवाइज कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी को, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट सेट टपल लिस्ट सेट टपल रेंज और डिक्शनरी के अलावा हमने दो डेटा टाइप और बताया था मैंने, जिसको एक को कहते हैं बाइट डेटा टाइप। ठीक है। और दूसरे को कहते हैं बाइट एरे डेटा टाइप। इन दो डेटा टाइप का यूज वीडियो एनालिटिक्स, इमेज एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों में होता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जैसे कि बाइट डेटा टाइप की प्रॉपर्टी है कि ये इम्यूटेबल है। और बाइट डेटा टाइप को हम क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे कोई लिस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसको अगर बाइट डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे बाइट्स के अंदर उस लिस्ट को पास करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा उस लिस्ट को। ठीक है। और इसके अंदर इस बाइट डेटा टाइप क्रिएट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करके इसको प्रिंट किया था। ये जो बाइट डेटा टाइप जो क्रिएट होता है, इसके अंदर वैल्यू सिर्फ 0 to 255 ही रिसाइड कर सकती है, उससे ज़्यादा रेंज की वैल्यू रिसाइड नहीं कर सकती। बाइट एरे भी सेम डाटा टाइप था, एकदम सेम टू सेम सारी प्रॉपर्टी लागू होती है। सिर्फ ये बाइट एरे बाइट डेटा टाइप इम्यूटेबल है, और बाइट एरे जो है वो म्यूटेबल है। तो ये दो तीन चीजें थी जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम इन दो डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने नन डेटा टाइप के बारे में बताया था। मैंने बोला था नन डेटा टाइप एक अलग सा डेटा टाइप है। नन मतलब नन 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 मतलब नल, नल मतलब नथिंग, कुछ नहीं, उसके साथ कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है। ये नन जीरो नहीं होता। जीरो अलग चीज है और नन अलग चीज है। मैंने एक वेरिएबल के अंदर जीरो डाला था, उसका टाइप निकाला था, उसका मैंने डाटा टाइप देखा तो इंट आया था। लेकिन जब मैंने किसी वेरिएबल के अंदर जब मैंने नन रखा था, और इसका मैंने डेटा टाइप जब देखा था, जब मैंने डेटा टाइप देखा था, तो ये नन टाइप ही आ रहा था। राइट। ये नन टाइप आ रहा था। मैंने एक फंक्शन क्रिएट करके दिखाया था। अगर कोई फंक्शन है, ये मान लो कोई फंक्शन मैंने अरुण, एक मेरे में थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है। एक तो आपका स्क्रीन दिख रहा है और दूसरा वो सुधीर नाम को पता नहीं मतलब कैसे। तो मैंने ट्रिपल ट्रिपल डॉट वाला ट्राई किया जो उस दिन हमने हाँ, मैंने ट्राई किया है। पता नहीं, आधा सबको आधा ऐसे ही दिख दिख रहा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सब मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है, मतलब देयर इज नो इश्यूज। मुझे भी ठीक है। सेटिंग में जाके लेआउट सिलेक्ट किया हुआ है क्या? यहाँ पे जाकर चेंज किया था आपने, चेंज लेआउट में स्पॉटलाइट। है। मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ एक बार। ठीक है, कर लो आपने। ठीक है।
ठीक है, आप कनेक्ट करो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, रिवाइज ही कर रहे हैं। तो एक फंक्शन जब मैंने डिफाइन किया था उसमें दो नंबर को ऐड किया था, और इस फंक्शन को जब मैंने रन किया था और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे नन नन रिटर्न आ रहा है। मतलब इस फंक्शन से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हम जब फंक्शन क्रिएट करेंगे तो और भी देखेंगे इसका एग्जाम्पल, अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा तो उस समय और क्लियर होगा आपको। जबकि मैंने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया जिसमें मैंने एक वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न सी, और इस सी के अंदर 8 और 7 का एडिशन स्टोर है, मतलब 15 स्टोर है। तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो 15 जो है रिटर्न हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नन इसलिए रिटर्न किया, नन इसलिए रिटर्न हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन हैज नो वैल्यू एसोसिएटेड विद इट। अगर हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो उसके साथ कोई भी वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, राइट? उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा हम लोग उसको यूज करेंगे आगे कहीं। बट यहाँ पे कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये नन रिटर्न कर रहा है। हम और इसको देखेंगे आगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे, और भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है। उसके बाद हमने एस्केप कैरेक्टर्स की बात की थी। एस्केप कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया था, जब स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमें डालनी होती हैं, जैसे कि जब वो प्रिंट करे तो पीछे का एक डिजिट हट जाए तो स्लैश बी स्लैश बैक स्पेस जिसको हम कह रहे थे, या फिर बैक स्लैश सिंगल कॉलन, बैक स्लैश डबल कॉलन, ठीक है, बैक स्लैश टी। ठीक है, ये सब कुछ स्केप कैरेक्टर्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बैक स्लैश एन, अगर अरुण, मुझे आपकी, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी जैसे स्क्रीन विजिबल नहीं है। आई एम नॉट श्योर केवल मुझे इशू है या किसी को भी विजिबल नहीं है। और किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मैंने तो शेयर किया हुआ है। हाँ, अभी नहीं दिख रही है स्क्रीन। अब दिख रही है क्या? नहीं। ओके, लेट मी नहीं है। अब दिख रहा है क्या? हाँ, अभी दिख रही है। ओके, नाइस, थैंक यू। ठीक है, तो हम कुछ एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कि स्लैश एन था, बैक स्लैश एन जो कि लाइन चेंज करने के लिए यूज होता है, राइट? और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी थी जो भी इंपॉर्टेंट एस्केप कैरेक्टर्स हैं हमारे, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद हमने ये बात की थी कि अ, हमने ये बात की थी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट का एड्रेस एड्रेस जो है वो सेम नहीं होता है। वेंकट आर्य थे? हेलो। या या वेंकट आर्य थे? यस 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 यस। हाँ, तो कल जो आपने डाउट पूछा था, ठीक है, हाँ। हाँ, इस पे मैंने थोड़ा आज इन्वेस्टिगेशन किया एक्चुअली। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो कल जो हमने डिस्कस किया था कि अगर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके एड्रेस जो है वो सेम नहीं होंगे, राइट? हमने ये डिस्कस किया था। तो जो दो लिस्ट जो है जिसकी वैल्यू सेम थी, ये दो लिस्ट थे, दोनों की वैल्यू सेम थी और इनका एड्रेस सेम नहीं आ रहा था, और और दो टपल हैं, इनकी वैल्यूज भी सेम थी और इन दोनों का भी एड्रेस सेम नहीं आ रहा था। और मैंने बोला था आपको कि अगर ये ऐसा इसलिए होता है, लिस्ट के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है। अगर हमने एक लिस्ट में चेंज कर दिया तो अगर L1 और L2 सेम लिस्ट को पॉइंट करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो अगर हमने एक लिस्ट में चेंज किया तो वो दूसरे लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कैच है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया और एक ब्लॉग मुझे मिला। ठीक है, एक ब्लॉग मुझे मिला, मैं उसका क्रक्स यहाँ बताना चाहता हूँ। पूरा ब्लॉग को मैं नहीं ले पाऊंगा, मतलब रीड करने में टाइम लग जाएगा, मैं उसका क्रक्स बताना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ उसमें मैं 7 रखता हूँ, a=7, और इसकी आईडी में देखता हूँ। ठीक है, इसकी आईडी में देखता हूँ तो क्या हुआ, a=7 जब मैंने लिखा इसकी आईडी देखा, ये आया, राइट?
और अगर मैं बी में भी सेम वैल्यू स्टोर करता हूँ और इसकी आईडी अगर मैं देखता हूँ, इसकी आईडी में देखता हूँ, तो इसमें भी सेम वैल्यू आ रहा है। मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मेमोरी में एक जगह कहीं 7 स्टोर हो गया है और ए भी उसी को पॉइंट कर रहा है और बी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसलिए ये जो है एड्रेस सेम आ रहा है। इस वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ, इस वैल्यू को मैं 255 करता हूँ, इसका एड्रेस देखते हैं। मैंने चेंज किया और ये दो एड्रेस भी सेम आ गया, राइट। अब जो है इसकी वैल्यू को फिर से मैं चेंज करता हूँ, इज इक्वल टू 256 करता हूँ, इसके एड्रेस को देखता हूँ मैं और इसकी वैल्यू को भी 256 करता हूँ और इसके एड्रेस को देखता हूँ। ओके, अब इसकी वैल्यू को मैं 257 करता हूँ, दोनों मैच कर गया है। 256 में भी दोनों मैच किया है, अगर आप नोट कर रहे होंगे तो 9797 120 9797 120, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को मैं 7 करता हूँ, 257 करता हूँ और इसकी वैल्यू को 257 करता हूँ, दोनों के एड्रेस को मैच करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दोनों एड्रेस अलग है, ये दो एड्रेस अलग है। इसके लास्ट में ये 9936 है, इसमें 9456 है, राइट। इसमें 9456 है। तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि 256 के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। वेंकट, आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। यस। तो 256 के बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये स्टोर जो है अलग अलग लोकेशन पे हो रहा है। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 257 एक ऑब्जेक्ट है, राइट, ये 257 दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ब्लॉक जो है ये बताता है, ये ब्लॉक जो है ये बताता है फॉर स्मॉल इंटीजर्स, for small integers between -5 to 256 we have same id। पाइथन में एक्चुअली होता क्या है कि मतलब मोस्ट ऑफ जगह तो वही चीज लिखी हुई थी जो मैंने कल बताया था, राइट वेंकट। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी मैंने ढूंढा था, जैसे ये स्टैक ओवरफ्लो का ब्लॉग है, ठीक है, जो दो लिस्ट का जो एड्रेस जो है वो मैच नहीं कर रहा था, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट उसने यही लिखा था कि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर ईच दोनों लिस्ट जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, और अगर ईच वन हैज इट्स ऑन मेमोरी एड्रेस, और एक मिनट, हाँ, यू कैन वर्क विद देम एंड मॉडिफाई वन विदाउट मॉडिफाइंग द सेकंड वन। ये लॉजिक दिया था जो मैंने आपको कल बताया था, आप लोगों को कल बताया था, राइट। कि लिस्ट अलग अलग करेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि एक में चेंज करेंगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट ना हो जाए। तो यू कैन वर्क विद देम एंड मॉडिफाई वन विदाउट मॉडिफाइंग द सेकंड वन, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ जगह यही चीज लिखी हुई है, बट काफी ढूंढने के बाद ये ब्लॉग मुझे मिला और जिसमें मुझे ये पता चला कि -5 से 256 नंबर्स तक ही सेम ऑब्जेक्ट रहते हैं। अगर इससे बड़ा नंबर क्रिएट इंटीजर वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस। तो अभी वही मैंने मल्टीपल वैल्यूज के लिए ट्राई किया। आपने कल अच्छा क्वेश्चन पूछा था और मेरे लिए भी एक लर्निंग हो गई। अब जैसे कुछ और एक वेरिएबल लेते हैं, ए में मैं अरुण स्टोर करता हूँ, ठीक है। ए के अंदर मैं अरुण स्टोर करता हूँ और इसके मैं आईडी भी देखता हूँ, ठीक है। और बी के अंदर जो मैं एक वेरिएबल अपना नाम स्टोर करता हूँ और इसकी आईडी देखता हूँ। दोनों की आईडी सेम होगी, देखो सेम है, राइट, दोनों की आईडी सेम है। लेकिन इसको मैं अरुण कुमार करता हूँ और दोनों की आईडी मैं चेक करता हूँ एक बार, दोनों की आईडी सेम है, तो दोनों की आईडी सेम नहीं है। इसका मतलब है एक लिमिटेड साइज तक ही वो सेम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है। अगर वो साइज जो है, वो साइज अगर बढ़ेगा, वो साइज स्ट्रिंग का साइज अगर हम बढ़ाएंगे या फिर इंटीजर का साइज जब हम बढ़ाएंगे, तो वो जो है अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा।
Are you getting this, Venkat? Yes, Arun. Yes. यस Understood. सो यस, तो ये डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। ये मेरे लिए भी एक काफी अच्छी लर्निंग हुई एक्चुअली। अरे मुझे नहीं समझा है, इसकी लिमिट कितनी रहनी चाहिए किसकी? उस वेरिएबल की? इस वेरिएबल की लिमिट इस ब्लॉग में अगर आप देखोगे, यहाँ जैसे लिखा है इंटर्न स्ट्रिंग विथ ए स्पेशल लेंथ यूजुअली लेस देन 20 कैरेक्टर्स। यहाँ पे यूजुअली लेस देन 20 कैरेक्टर्स लिखा है इसमें, ठीक है। और ओके। इस लेकिन हमारा ये जो लेंथ है, ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, ये 20 कैरेक्टर से अभी लेस ही है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेंथ अभी मुझे भी नहीं पता है, ये और ढूंढना पड़ेगा कि एग्जैक्ट लेंथ क्या है, जिसके बाद अलग मेमोरी लोकेशन पे अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है यूजुअली लेस देन 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर 20 कैरेक्टर से लेस है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग का। अगर 20 कैरेक्टर से अधिक है तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा। ये इसने ओके। यूजुअली लिखा हुआ है, तो मे बी 5-10 कैरेक्टर्स माइनस आप कर लो मे बी, क्योंकि यहाँ पे इसने यूजुअली लिखा है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लिखा है कि 20 कैरेक्टर्स ही होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो ये चीज थी। तो यहाँ से एक लर्निंग मिलती है हमें कि पाइथन के अंदर मतलब मोस्टली जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होंगे। अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज कम है, अगर सेम ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट का साइज कम है, जैसे कि हमने इंटीजर के लिए बात की थी -5 से 256, और स्ट्रिंग के लिए हमने बात की यूजुअली लेस देन 20 लिखा हुआ है, बट वो ये जो मैंने स्ट्रिंग दिया है ये 20 से कम है, मे बी -5 और -10 कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर वो उसका साइज कम है तब वो सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, अगर साइज बड़ा है तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब हर समय डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश में रहता है पाइथन, लेकिन अगर जैसे ही साइज कम होगा और वो वही सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर देगा, ठीक है। वेंकट एज एस? Yes, Arun. Yeah. या Thanks. यस Got it. यस यस, थैंक यू। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग, ठीक है। हम ऑपरेटर को डिस्कस कर रहे थे, और ऑपरेटर में दो ऑपरेटर हमने डिस्कस किया था। पहला था अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट बूल वैल्यू में आ रहा था ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं, दो नंबर, ठीक है। और ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तीन इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, जो ये मॉडुलस ऑपरेटर था वो रिमाइंडर देता है। ये डिवीजन ऑपरेटर हमेशा जो है आउटपुट फ्लोट में देगा, ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। और ये फ्लोट ऑपरेटर भी डिवीजन ही करता है, बट अगर दोनों इनपुट वैल्यू मेरी इंटीजर में थी तो मेरा आउटपुट जो है वो इंटीजर में ही मिला था। दोनों में से कोई भी एक चेंज होकर फ्लोट में गया था तो हमारा आउटपुट फ्लोट में आ गया था, ठीक है। और ये पावर ऑपरेटर शायद मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ मैं अभी इसको, ठीक है। ए इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ मैं, बी इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ मैं, सी इज इक्वल टू ए स्टार स्टार बी लिखता हूँ, प्रिंट सी ए 25, ठीक है। ये पावर कैलकुलेट कर रहा है। इससे क्या पता चला कि ये स्टार डबल स्टार ऑपरेटर पावर को कैलकुलेट कर रहा है। मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 और 2 ये दो नंबर मैंने दिए थे। ए पावर ऑपरेटर बी लिखा, मतलब ए का स्क्वायर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब 5 का स्क्वायर, उसका रिजल्ट है 25। तो ये पावर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था हमने। स्ट्रिंग को इस प्लस साइन से, ये जो ऑपरेटर है मेरा प्लस वाला एडिशन ऑपरेटर, इससे हम दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक कैच है कि जैसे दो वैल्यूज को अगर हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, राइट। और उसी तरीके से हम
स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी देखे थे। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में क्या था कि एक वैल्यू मेरी स्ट्रिंग होनी चाहिए, दूसरा इंट होनी चाहिए। अगर दोनों स्ट्रिंग होगा तब ये वर्क नहीं कर रहा था, राइट। यहाँ मैंने चला के देखा था, दोनों को जब मैंने स्ट्रिंग कर दिया था तो ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट। ये वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने देखा था, 2 नंबर लिया था। जब मैंने चेक किया क्या ए बी से बड़ा है तो ये फॉल्स फॉल्स रिजल्ट दिया था। और उसी तरीके से चारों रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब इसी रिलेशनल ऑपरेटर को हम आगे बढ़ाएंगे आज, और थोड़ा देखते हैं इसमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन इसके अंदर और लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर्स हम लेते हैं, एक 5 लेते हैं, एक 10 लेते हैं, ठीक है, और हम कंपेयर करते हैं। रिजल्ट देगा राइट, ट्रू, ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। ये काम करेगा क्या? मैं देखो 3 चीज को मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ, 3 नंबर्स को एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं चेन कर रहा हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर को मैं चेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो ही लिखा था, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, इसको मैंने चेन कर दिया, ठीक है। 2 रिलेशनल ऑपरेटर को एक साथ चेन कर दिया मैंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूँ, क्या ये वर्क करेगा, कोई बताएगा? हाँ अरुण ये करेगा चेनिंग ऑपरेटर में। यस, और ये फॉल्स 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 आउटपुट देगा, राइट। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर चेनिंग काम करता है। चेनिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज पॉसिबल। ठीक है, इसके अंदर हम चेनिंग कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज बतानी थी मुझे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे तरीके के ऑपरेटर को देखते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको देता हूँ। देखते हैं इसको कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। अगर मुझे 2 नंबर को कंपेयर करना है, जैसे कि मैं ए के अंदर एक वैल्यू ले रहा हूँ 10 और बी के अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूँ 20, और अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, क्या ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, ये फॉल्स दिया, ठीक है। अगर मैं दोनों को 20 कर दूं, क्या ये चलेगा? ये चलेगा, ठीक है। ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। क्या ये काम करेगा? ए इज इक्वल टू 10 बी में मैं लिख देता हूँ आजाद, ठीक है। मैं स्ट्रिंग क्या ये चलेगा? एक मेरा इंट है, ए के अंदर मैंने इंट स्टोर किया है और बी के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाला हुआ है, क्या ये काम करेगा? फॉल्स। ये काम किया है, ये कंपेयर किया है, तभी ये रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, नहीं तो ये एरर दे देता, टाइप एरर, राइट। अगर डेटा टाइप ये सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो ये टाइप एरर थ्रो कर देता, बट ये काम कर रहा है इसलिए इसने ये आउटपुट दिया कि फॉल्स। मतलब ये दोनों जो है, ए और बी जो है, दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। क्या अगर हम दोनों स्ट्रिंग कर दे तो काम करेगा? ये काम किया, ये दोनों को कंपेयर किया और इसने ट्रू रिजल्ट दिया, राइट।
मतलब ये जो है कंपैरिजन, ये इक्वालिटी ऑपरेटर किसी भी डेटा टाइप में काम कर रहा है, राइट? स्ट्रिंग में भी काम कर रहा है, इंट में भी काम कर रहा है, किसी को भी कंपेयर कराना है, आप किसी को भी कंपेयर कराओ, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक सिंगल इक्वल टू और एक डबल इक्वल टू, ठीक है। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, और ये डबल इक्वल टू जो है यूज टू कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं इसको, कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों का यूजेस जो है, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू, दोनों का यूजेस अलग है। सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे ए के अंदर मैंने एजाज असाइन किया, बी के अंदर एजाज असाइन किया, और डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, ठीक है। इस पर्पस के लिए हम डबल इक्वल टू का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या इसकी चेनिंग पॉसिबल है? क्या इसकी चेनिंग पॉसिबल है? इक्वालिटी ऑपरेटर की चेनिंग क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो करके देखते हैं। 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 15 इक्वल टू 20। मैंने चेंज किया, इसका मैं रिजल्ट देखता हूँ। ये चला, ये चल गया, मतलब इसकी भी चेनिंग पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैं अगर 100 कर दूँ, क्या ये चलेगा? हाँ, चलेगा, चला, और इसने फॉल्स रिजल्ट दिया क्योंकि ये जो है 100 जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा इक्वालिटी ऑपरेटर था, पहला तो यही था डबल इक्वल टू, और दूसरा जो चेनिंग ऑपरेटर था मेरा, एक्सक्लेमेशन साइन एंड इक्वल टू, इट मींस नॉट इक्वल, इसका मतलब है नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम देखते हैं, ए के अंदर कुछ वैल्यू देते हैं 10, बी के अंदर कुछ वैल्यू देते हैं 20। क्या ये नॉट इक्वल है? ए नॉट इक्वल है बी के, इसको कहलाते हैं ट्रू। ए बी के नॉट इक्वल है, राइट? ए बी के नॉट इक्वल है, तो इसने जो है आउटपुट रिजल्ट जो है मेरा ट्रू दिया, ठीक है। वहीं अगर मैं डबल इक्वल टू डाल देता तो फॉल्स दे देता, ठीक है। ये एग्जांपल ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने जो है अभी एक इक्वलिटी ऑपरेटर को पढ़ लिया है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 276 हो चुके हैं। मैं एक दूसरा सेल मैंने क्रिएट करके रखा था आज के डेट से, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शुरू से। और अब जो है हम नेक्स्ट ऑपरेटर को पढ़ते हैं, जिसको हम कह रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके। और लॉजिकल ऑपरेटर में तीन चीज़ें हैं, एंड, और नॉट, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आती हैं। और देखते हैं, एंड और तो काफ़ी कॉमन है, जिसका ब्रांच ईसी होगा, या फिर मतलब ये 11th-12th में भी रहता है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। तो जब दोनों इनपुट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, ट्रू होते हैं, 1 होते हैं, तब हमारा सिर्फ उसी केस में एंड रिजल्ट, एंड जो है वो ट्रू ट्रू रिजल्ट देता है। एंड गेट और गेट, हर कोई कभी ना कभी गुजरा होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू। ट्रू मैंने बोला था, एक, अ, एक आइडेंटिफायर है ऑलरेडी पाइथन का, ठीक है। इसको जब मैं रन करता हूँ, ये देखो ट्रू देता है। जब मैं इसको फॉल्स करता हूँ, तो ये फॉल्स देता है। इसको जब मैं दूसरा केस ले लेता हूँ, आगे फॉल्स कर देता हूँ,
अब ये फॉल्स देगा, और जब यहाँ फॉल्स करता हूँ, यहाँ ट्रू करता हूँ, और यहाँ फॉल्स करता हूँ, तब ये फॉल्स देगा। ठीक है, सिर्फ एक केस है जिसमें ट्रू दे रहा है, और वो तब जब दोनों ट्रू हो। ठीक है, जब दोनों ट्रू हो तभी ये ट्रू दे रहा है। कीप्स ट्रू ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। अब दूसरा, जब हम और ऑपरेटर को देखेंगे, और ऑपरेटर को देखेंगे, ठीक है, और इसको हम चला के देखते हैं, ट्रू और ट्रू, ये हो गया ट्रू, रिजल्ट इसका ट्रू। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, रिजल्ट हो गया फॉल्स, सॉरी रिजल्ट हो गया ट्रू। फॉल्स और ट्रू, रिजल्ट हो गया ट्रू, और फॉल्स रिजल्ट हो गया फॉल्स। तो इससे क्या पता लग रहा है, और ऑपरेटर सिर्फ एक ही केस में ट्रू देता है, जब दोनों, सॉरी एक ही केस में फॉल्स देता है जब दोनों इनपुट जो है उसका फॉल्स हो। ठीक है, मतलब अगर एक भी ट्रू रहा, इन दोनों में से एक भी ट्रू रहा, एक भी ट्रू रहा, एक भी ट्रू रहा, तो वो ट्रू आउटपुट देगा। If any one input is true, then if any one input is true, then the, ठीक है, तो हमने इतना समझा, इतना समझा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और एक नए डाटा टाइप को देखते हैं, और जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हम कह रहे हैं इसको, और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, इज और इज नॉट। ठीक है, इज और इज नॉट आती है। जैसे मैंने ए के अंदर एक वैल्यू लिया 5, और बी के अंदर भी मैंने एक वैल्यू लिया 5, इसको मैंने रन किया। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए इज बी। ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। ये जो इज ऑपरेटर है, मेरा जो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ये एड्रेस को कंपेयर करता है एक्चुअली, ये एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। और इसलिए ये दोनों जो है, दोनों वेरिएबल जो है ए और 5, ये दोनों 5 को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का एड्रेस सेम है, इसलिए ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं L1 नाम देता हूँ, और एक दूसरा लिस्ट लेता हूँ, L2 नाम देता हूँ, उसको चलाता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ L1 इज L2, L1 L2 है। अब कंपेरिजन फेल हो रहा है यहाँ, राइट, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट हुए हैं। और सिंपल इंटीजर वैल्यू भी लेके एक बार देखते हैं, सिंपल इंटीजर वैल्यू लेके देखते हैं 256 से ज़्यादा तो क्या होता है। 258 लिख देते हैं, यहाँ भी 258 लिख देते हैं। ठीक है, इसको चलाते हैं और देखते हैं यहाँ पर एज भी फॉल्स। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है सेम लोकेशन पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं, दोनों ये 258 अलग
अलग ऑब्जेक्ट है, ये 258 अलग ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर, और इसलिए इसलिए यहाँ पे फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्या देगा अगर मैं L1 इज इक्वल टू L2 करूँ, तब क्या रिजल्ट आएगा, कोई बताएगा क्या? ये कंटेंट कंपेयर करेगा ये। यस, It will say content is same, it will say true, otherwise it is यस, यस, नाइस false. राइट। तो द रिजल्ट इज ट्रू, राइट, ये ट्रू है। तो इज और इक्वल टू, ये इक्वालिटी ऑपरेटर, ये इज आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और इक्वल टू जो है ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। ये कंटेंट को चेक कर रहा है, और ये जो है एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कंटेंट का कंपैरिजन हो रहा है। एड्रेस कंपेयर हो रहा है और यहाँ पे कंटेंट कंपेयर हो रहा है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, और इसके बाद हम एक दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर, और इसके अंदर जो चीजें हैं, अच्छा इज नॉट यहाँ छूट गया ना, इज और इज नॉट छूट गया, इज नॉट छूट गया। इज नॉट इसका जस्ट अपोजिट है। जो इज जो है, इज जो है एड्रेस को कंपेयर कर रहा था कि क्या L1 और L2 का एड्रेस सेम है, तो सेम नहीं था, इसलिए फॉल्स आया। और अगर मैं L1 इज नॉट L2 लिखूंगा तो ये कंपेयर करेगा कि क्या L1 का एड्रेस सेम नहीं है, L2 के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हाँ, दोनों का एड्रेस सेम नहीं है, L1 L2 का एड्रेस सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, और तो इज नॉट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इज। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, हम मेंबरशिप ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इन और एक नॉट इन। अगर किसी कलेक्शन में कोई स्पेसिफाइड आइटम है, कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, तब अगर हम इन का यूज करेंगे तो वो ट्रू देगा, अगर नॉट इन का यूज करेंगे, अगर किसी कलेक्शन में अगर हम किसी आइटम को सर्च करते हैं और अगर वो आइटम उस कलेक्शन के अंदर है, तो ये इन ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट करेगा, और नहीं है तो ये इन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर है तो ये नॉट इन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ और एक वेरिएबल का नाम देता हूँ अबाउट मी, और लिखता हूँ यहाँ पे माय नेम इज, आई एम वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने इतना बड़ा लाइन लिख दिया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग मैंने उस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, इसको मैंने चला दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, सॉरी अबाउट मी, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था, इसके अंदर मैंने इतनी सारी ये एक स्ट्रिंग लिखा था, राइट। अगर मुझे चेक करना है कि क्या इसमें नेम एग्जिस्ट करता है, तो यस, नेम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मैं इसमें चेक करना चाहूँ क्या इसमें सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है,
ये देखो ये अभी भी ट्रू दे रहा है। अगर मैं इसमें चेक करूं कि क्या इसमें अरुण एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, राइट, फॉल्स रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो मेंबर्स ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट, ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं कि अरुण एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो उस केस के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और जस्ट अपोजिट नॉट इन, अगर मैं यहाँ पे नॉट डाल दूं अरुण नॉट इन अबाउट मी, तो क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा। और क्या ये रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट ट्रू देगा। इनका जो रिजल्ट आ रहा था उसका जस्ट अपोजिट देगा ये। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अगर मैं एक दूसरा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लूँ, जैसे कि मैं एक लिस्ट लेता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स डालता हूँ, इससे ज़्यादा फालतू 2-3 नाम डालता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग डालता हूँ, एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, मैंने डिक्लेयर कर ये लिस्ट एक बनाया जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग रखना है। ठीक है, स्ट्रिंग रखना है, मैंने चलाया और मुझे चेक करना है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा इन ट्रू दिया, राइट, ट्रू दिया। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च कर लूँ तो ये फॉल्स देगा। ये सब ऑपरेटर बहुत काम के हैं, ये सब ऑपरेटर को फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। ये फॉल्स दिया क्योंकि अरुण इस कलेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है एक कलेक्शन में अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं कि हम चेक करते हैं कि क्या जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो उस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें हम चेक करते हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी हो गया। अब जो है एक दूसरे टाइप का ऑपरेटर मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। और ये भी ज़्यादा यूज़ पड़ेगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटर है इसके अंदर। ऑपरेटर ये बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। और कुछ सिंबल्स जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो है एंड, फिर है पाई, बाद है negation, ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन का साइन, और डबल स्मॉलर देन का साइन, ये नेगेशन, ये कैप, ये पाइप और ये एंड। ठीक है, अब एक एक करके इन सब ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हालांकि ये बहुत रेयर यूज है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मतलब रियल वर्ल्ड में अभी तक काम नहीं आया है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस ऑपरेटर का यूज़ कब करते हैं? जब हमें डेटा के ऊपर बिट लेवल पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। बिट लेवल पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। जैसे कोई नंबर है 5, इसको मैं अगर बिट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं बिट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, राइट, 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1। 5 को अगर हम बिट के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है,
ये बिट के फॉर्म में, बिट मतलब 1 या फिर 0, ठीक है, 0 1 2। ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जैसे मतलब जिन लोगों ने भी मतलब बेसिक साइंस में रहता है ये चीज़ें, या फिर 12th क्लास में भी रहता है, तो इसको कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है। जैसे कि इट 2 पे पावर हम लोग देते हैं, राइट। जैसे 5 को इस फॉर्म में लिखा मैंने, तो ये कैसे आया है वो मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ। कैसे आया है, तो व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ। राइट, तो मैं 5 को एक्चुअली बिट के फॉर्म में लिखना चाहता था, तो मैंने इसका बिट फॉर्म क्या लिखा, 0 0 0 0 0 1 0 1। ये मैंने कैसे लिखा है, हम लोग सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड से चलते हैं, सॉरी राइट मोस्ट साइड से चलते हैं। ये 1 के नीचे हम एक नंबर लिखते हैं 2, और चूंकि ये फर्स्ट प्लेस है इसलिए हम इसमें पावर देंगे 0। जो सेकंड सेकंड बिट है मेरा, जो 0 है, इसके नीचे भी हम लिखेंगे 2, इसके ऊपर हम पावर देंगे 1। ये इसका फॉर्मूला है, इसी तरीके से करते हैं। अगर किसी नंबर का हमें ये 5 का जैसे मैंने बिट बिट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ये जो मैंने निकाल के दिखाया, ये जो मैंने लिखा है, ये कैसे निकला है एक्चुअली मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो 2 टू द पावर 0 1, ये 2, इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर फिर से 2 लिखेंगे और 3, ठीक है। इस 0 के नीचे लिखेंगे फिर से 2, और ये किस पोजीशन पे है, ये 4th पोजीशन पे है, 4, फिर से 2 लिखेंगे हम, और ये 0 5th पोजीशन पे है, फिर से हम 2 लिखेंगे, ये 6th पोजीशन पे है, और फिर से हम 2 लिखेंगे और ये 7th पोजीशन पे है, राइट, ये 7th पोजीशन है। तो इसको जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू, नई वैल्यू ये आ जाएगी, अगर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट किए तो। और देखो 2 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टू द पावर 0 इसकी वैल्यू होगी 1, और 1 इंटू 1, ये जो ऊपर में 1 है, 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू हुई 1। तो ये 1 और ये 1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 1, ठीक है। उसी तरीके से ये जब हम दूसरा वैल्यू लेंगे तो 2 टू द पावर 1 है, मीन्स 2 टू द पावर 1 मीन्स 2, और वो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ये 2 टू द पावर 2 है, मतलब 4 है, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 2 टू द पावर 3 है, मतलब इसकी वैल्यू होगी 8, कैलकुलेट करेंगे तो, और 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक। उसी तरीके से जब नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, 2 टू द पावर 4 है, उसकी वैल्यू होगी 16, और 16 इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 होगी, 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब जहां जहां भी 0 है उसका आउटपुट 0 ही आने वाला है, चाहे पावर कितना भी रहे, राइट। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा, ठीक है। और जब सबको ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तब ये जो है 5 वैल्यू देगा, ये जो है 5 वैल्यू देगा। तो 5 का जो बिट फॉर्म में जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ये है, इस तरीके से हम 5 को एक बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। 5 को हम बिट के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेशन ऐसे होता है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो अगर मैं 2 नंबर लेता हूँ, मैं 2 नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं ये पहला ऑपरेटर को यूज करना चाहता हूँ, ये जो एंड है यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 एंड 5। एक बार देखो आपके रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट 4 आ रहा है। ये 4 कैसे आ रहा है ये एक बार देखते हैं, ठीक है। ये 4 कैसे आ रहा है ये एक बार देखते हैं। ठीक है, तो ये 4 कैसे आ रहा है ये हम देखते हैं। 4 की कोई बिट वैल्यू बताएगा क्या? आता होगा मतलब बहुत लोगों को ये चीज़। 4 की कोई बिट वैल्यू बताएगा? जीरो वन डबल जीरो, ये 4 की बिट वैल्यू है, ठीक है। ये 4 की बिट वैल्यू है जो मैंने लिखा, और मैंने 4 और 5 के बीच में ये एंड ऑपरेटर लगाया था। मैंने ये जो एंड ऑपरेटर जो है ये 4 एंड 5 के बीच में लगाया था, और मेरा आउटपुट जो है 4 आया था। ये आउटपुट 4 कैसे आया मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने 4 और 5 के बीच में ये जो बिट ऑपरेटर लगाया है, ये हटाने से मिनिमाइज नहीं हो रहा है क्या? बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 का मैंने बिट फॉर्मेट में क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैंने लिख दिया, और 5 को हम बिट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैंने ऊपर लिख दिया था। 4 बार 0 फिर 0 101, ठीक है। 4 बार 0 और 0 101, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 5 को। और इन दोनों के बीच में ये जो 4 और 5 था, इन दोनों के बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लगाया था, ठीक है। और एंड ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टी है कि एंड ऑपरेटर जो है 1 तभी रिप्रेजेंट करता है जब दोनों 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 बिट्स मेरे 1 हो। जैसे कि यहाँ पे एक जगह 1 है और यहाँ पे एक जगह 0 है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 0, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो इसका रिजल्ट तो 0 होगा ही। मैंने क्या बोला, एंड तभी 1 रिप्रेजेंट करेगा जब दोनों 1 होगा। अब ये दोनों 1 है तो इस केस में ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों 0 है, और ये चारों तो 0 होगा ही क्योंकि सारे 0 हैं, ठीक है। और ये जो नया बिट मिला मुझे, ये 4 का बिट फॉर्म है एक्चुअली। ये जो नया बिट मिला 4, ये 4 का बिट फॉर्म है, ये जो रिजल्ट आया मेरा, ठीक है। इस 1 के नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0 के नीचे 2 टू द पावर 0 होगा, दूसरे 0 के नीचे 2 टू द पावर 1 होगा, और इसके नीचे 2 टू द पावर 2 होगा। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया था, 0 के नीचे जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 0 के साथ जो भी वैल्यूज होती है वो तो 0 हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो 2 टू द पावर 2 जो है वो 4 ही देता है, 4 ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस अरुण। ओके। यस सर। बट इसको रियल वर्ल्ड में मतलब हमारे पास इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसका कोई यूज होता है हमारे क्या? हमारे पास कोई यूज नहीं होता है, बस एक डेटा टाइप था सिलेबस में, ये ताकि आप ये लोग डेटा बेसिकली टाइप। बाइनरी ऑपरेशंस है, राइट? यस यस, ये वही मैंने आपको बोला ना, बाइनरी ऑपरेशंस, वही वीडियो इमेज एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। मैंने बोला मैंने कभी यूज़ नहीं किया ऐसे, बट चूंकि ये था एक ऑपरेटर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब यूज़ होगा, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है। डेटा इंजीनियरिंग में मैंने यूज़ नहीं किया। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो एंड के बारे में मैंने क्या बताया, एंड के बारे में कि इसमें क्या है, इफ बोथ बिट्स आर 1, इफ बोथ बिट्स आर 1 ओनली देन द रिजल्ट इज 1, नहीं तो 0 होगा, ठीक है। जैसे एंड हो गया, उसी तरीके से ये पाइप ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर कुछ भी बोल लो, ठीक है।
इसमें क्या होगा, अगर एक भी बिट जो है वो 1 होगा तो ये 1 रिजल्ट 1 आउटपुट देगा, जबकि एंड ऑपरेटर में दोनों बिट्स 1 होने चाहिए थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ बोथ बिट्स आर सॉरी, what one bit is one, and result is one. If even one bit is one, then the result is one. Result is one. देख लेते हैं, जैसे अब ये चलाने से भी समझ में नहीं आएगा, इसको बिट में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा, तो ज़्यादा यूजफुल है नहीं, तो मैं बिट में कन्वर्ट करूँगा नहीं। जैसे कि ये 4 5 5 किया मैंने तो आउटपुट 5 आ गया। चलो एक बार दिखा देता हूँ जल्दी से, इसी में जो भी मैंने बनाया था इसी को 4 और 5 में ही वो पाइप ऑपरेटर लगा रहे हैं, ठीक है। अब यही था, ये दोनों था 4 और 5 था, राइट। इसको मैंने बिट में कन्वर्ट कर दिया था ऑलरेडी, 4 का ये है और 5 का ये है, इन दोनों को मैंने बिट में कन्वर्ट कर दिया है। और बिट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये एंड ऑपरेटर लगाया था यहाँ पे, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद ये आउटपुट ये आया था। लेकिन अगर जब मैं पाइप ऑपरेटर लगाऊं 4 और 5 के बीच में, ये सिंगल पाइप वाला जो ऑपरेटर लगाऊं, तो मैंने क्या बोला कि इफ बोथ द बिट्स आर 1 ओनली देन, इफ एनी वन ऑफ द बिट इज 1 देन द रिजल्ट इज 1। जब ये पहला पहला में देखो, एक है 0 और एक है 1, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 1, राइट, क्योंकि इसमें ये वाला जो है 1 है। जब दूसरा देखो दोनों 0 है तो ये इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तीसरा देखूं तो 1 1 है, राइट, 1 1 है तो इसका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोलता है, एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो इसका आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा करके लिख दे रहा हूँ तो याद रखना, ठीक है। व्हाइट बोर्ड बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, राइट, बाकी सारे जो है मेरे 0 हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे दो जगह 1 आ रहा है, एक ये 1 आ रहा है और एक ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 0th पोजीशन पे है, सबसे पहले पोजीशन पे, तो इसकी वैल्यू होगी 2 टू द पावर 0। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसकी वैल्यू होगी, पहले 1 की वैल्यू है 2 टू द पावर 0 और दूसरी 1 की वैल्यू है 0 1 2 2 टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ मैं प्लस लिखा हूँ, प्लस 2 टू द पावर 2, और इसको जब मैं और ब्रेक करूँ, 2 टू द पावर की 0 की वैल्यू होगी 1 और 2 टू द पावर 2 की वैल्यू होगी 4, ये रिजल्ट आ जाएगा 5, ठीक है। तो जब मैं पाइप ऑपरेटर लगाया जब मैंने, तो इसका रिजल्ट आया 5, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे पाइप ऑपरेटर दिया 4 5 5, तो इसका रिजल्ट आ गया 5, ठीक है। जबकि 4 एंड 5 दिया था तो इसका रिजल्ट आया था 4। तो पाइप ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक भी इनपुट मेरा 1 है तो मेरा आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है, आउटपुट में मेरा 1 आएगा। अब मैं एक दूसरा ऑपरेटर दिखाता हूँ, ये ये देखो 1 है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ बिट्स आर डिफरेंट, अगर बिट्स डिफरेंट हैं तब ये 1 देगा, मतलब ट्रू देगा। अगर बिट्स सेम है तो ये जो है 0 देगा। जैसे कि 4 4 और वो कैप देके मैंने 5 लिख दिया था, तो इनको जब बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इनका इनका जो जो 8 डिजिट के जो बिट्स हैं इसके, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ट्रू दे रहा है। अगर डिफरेंट होगा तो ट्रू देगा, अगर सेम रहेगा तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स मतलब 0 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सारे कैलकुलेशन ना बिट्स के ऊपर हो रहे हैं और इसलिए इसका नाम बिटवाइज ऑपरेटर रखा गया है, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन बिट्स के ऊपर हो रहे हैं। सिंबल मिल नहीं रहा है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ, bits are different only then the result is 1, else the result is 0, is the result is 0, ठीक है।
और एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है जो 1 को कन्वर्ट्स 1 इंटू ज़ीरो, कन्वर्ट्स 1 इंटू ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू 1। ये 1 को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है और ज़ीरो को 1 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जैसे अगर मैं 5 पे ये ऑपरेटर लगाऊं, 5 के ऊपर, ठीक है, 5 के ऊपर मैं ऑपरेटर लगाता हूँ तो ये रिजल्ट -6 देता है। इसके पीछे भी कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन में कोई यूज़ नहीं है, अभी हमारा 10 मिनट खराब हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये कोई पूछेगा भी नहीं कभी, ठीक है। ये भी बिट के ऊपर ही कैलकुलेशन हो रहा है एक्चुअली। ये ये 5 का अगर बिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ये वाला, ये नेगेशन टाइप का जो साइन है इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये कैलकुलेशन भी जैसे 5 का जो भी बिट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे और बिट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसका एक जनरल फार्मूला है। जब ये ऑपरेटर लगाते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, मेरा रिजल्ट होगा माइन, अगर कोई नंबर है n, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा -n-1, ठीक है। इसके कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बिट के ऊपर फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 5 के ऊपर ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाया तो मेरा इस फार्मूला के हिसाब से, ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से n क्या हो गया, मेरा n हो गया 5, राइट। तो इस फार्मूला के हिसाब से मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, -5 -1 -6। ये देखो -6 रिजल्ट आया, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं इनका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आना चाहिए, -16, ठीक है। तो ये जेनरिक फार्मूला है जो कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर में यूज होता है। जेनरिक फार्मूला कैलकुलेट, जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट टू डू बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो हो गया, ज़्यादा डीप में नहीं जाते इसमें। और एक चीज़ होता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये इतने इतने सारे हैं जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आते हैं। जैसे कि मैं करूँ, यहाँ पे मैं एक प्रिंट लिखूँ, ठीक है, प्रिंट लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँ 10। मैंने यहाँ पे बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया और मैं इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करूँ तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 40, ठीक है। तो ये 40 एक्चुअली कैसे आ रहा है, 40 कैसे आ रहा है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। हम लोग वो देखते हैं, हम 5 पे निकालते हैं, सही रहेगा। 5 का ऊपर में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा हुआ है, इसका रिजल्ट जो है 20 आ रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो है वो 20 आ रहा है। तो ये 20 कैसे आ रहा है, जैसे 5 का मैंने बिटवाइज फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है, राइट। ये पहला 1 होगा और तीसरा 1 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 2 टू द पावर 0 होगा और सेकंड जो थर्ड 1 है उस पे होगा 2 टू द पावर 2, ठीक है। मतलब ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर
प्लस 2 टू द पावर 0। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 5 रिजल्ट आएगा, राइट। और अगर मैं इस पे ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर में अगर लगा दूं, तो होगा क्या? ये जो बिटवाइज वाला जो हमने 5 का वैल्यू निकाल के रखा हुआ है, इसमें होगा क्या? इसमें ये पीछे साइड शिफ्ट करेगा दो। ये दो जो है ये जीरो यहाँ से हटेगा, ये शिफ्ट करेगा और पीछे साइड दो जीरो लग जाएगा। मतलब टोटल 8 डिजिट का होना चाहिए हमेशा, राइट। टोटल 8 डिजिट का रहना चाहिए। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, इसलिए 2 शिफ्ट करेगा। 3 लिखते तो उतना शिफ्ट करता, 4 लिखते तो 4 शिफ्ट करता। तो ये पहले था मेरा, और मेरा नया बिट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाने के बाद। ठीक है, ये मेरा 5 था। ठीक है, ये मेरा 5 था। और एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो देखते हैं 2 किस पोजीशन, 1 किस पोजीशन पे है। 1 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और पहला वाला 2 टू द पावर 0 होगा तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। 2 टू द पावर 1 होगा, ये भी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। फिर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, एक 2 पे 1 है, और 2 टू द पावर 3 पे फिर से 0 है, और 2 टू द पावर 4 पे 1 है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 2। ठीक है, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मेरी 20 आएगी। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद यही मेरा रिजल्ट है। 20 जो वो रिजल्ट है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर मैंने बता दिया। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी उसी साइड का है, उसी टाइप का है। जैसे कि राइट शिफ्ट में क्या हुआ था, ये पीछे से दो दो बिट्स को हमने हटा दिए थे और इसके एंड में दो बिट्स को जोड़ दिए थे। उसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर अगर लगाएंगे तो इस साइड से हम दो बिट्स को हटाएंगे, इस साइड से दो बिट्स को हटाएंगे और दो जीरो हम लोग आगे जोड़ देंगे, आगे लगा देंगे। उसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। वो वैल्यू होगी उसका रिजल्ट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का रिजल्ट वो वैल्यू होगा। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, तो कहीं मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, कहीं यूज़ भी नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये बहुत काम में आता है, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैंने दो वैल्यू लिया, एक के अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिया 10 और बी के अंदर मैंने वैल्यू लिया 20। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ A is greater than B, print A is greater than B। ठीक है, else print B is greater than A। ठीक है, स्ट्रिंग बना देते हैं प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उसको चलाते हैं। यहाँ देखो रिजल्ट में क्या दे रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। बी ए से बड़ा है, राइट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये चीज़ें प्रिंट हुई। ठीक है, इसके लिए इतना लंबा कोड लिखना पड़ा मुझे, इसके लिए मुझे इतना लंबा कोड लिखना पड़ा।
एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बी को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैं बी को प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई, क्या ए बी से बड़ा है? ए बी से बड़ा नहीं है तो ए प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। क्या प्रिंट हो गया? बी प्रिंट हो गया, राइट। इसके लिए 4 लाइन का कोड मुझे लिखना पड़ा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, ठीक है, दूसरे तरीके से मैं कैसे लिखूं? अच्छा, एक चीज और देखो आप लोग, a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है। इसको देखो, दो वेरिएबल में स्टोर करना है, a में 10 स्टोर करना है, b में 20 स्टोर करना है। तो हमने इस तरीके से स्टोर किया, ठीक है। और अगर एक और दूसरा तरीका, एक शॉर्टकट तरीका मैं दिखाता हूँ, a कॉमा अगर b लिख दें और 10 इज इक्वल 10 कॉमा 20 कर दें, 10 कॉमा 20 कर दें, ये भी एक तरीका है पाइथन के अंदर वेरिएबल को स्टोर करने का, ठीक है। a जब मैं करूँगा तो देखो 10 आएगा, और प्रिंट b जब मैं करूँगा तो भी 10 आएगा, ठीक है। प्रिंट b जब मैं किया तो भी 10 आया, और प्रिंट a जब मैंने किया तो भी 10 आया। मतलब ये जो चीज है, a में 10 असाइन कर रहे हैं, b में 20 असाइन कर रहे हैं, उसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a कॉमा b इज इक्वल टू 10 कॉमा 20, ठीक है। इस तरीके से भी हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब हम इस कोड को देख रहे थे, इस कोड का मैं शॉर्ट फॉर्म देख रहा था कि इसको मैं और किस तरीके से इस कोड को लिख लूँ ताकि मेरा 1 लाइन में कोड तैयार हो जाए, ठीक है। हम देखते हैं उसको। हम इसी तरीके से वैल्यूज को स्टोर कर लेते हैं, 10 कॉमा 10, ए में 10 चला गया है और बी में 20 चला गया है, ठीक है। ए में 10 चला गया है और बी में 20 चला गया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लिख रहा हूँ और एक टर्नरी ऑपरेटर को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ए जो है बड़ा है बी से, ए अगर बी से बड़ा है तो यहाँ पे 10 को रिटर्न कर दो, ठीक है, 10 को रिटर्न कर दो, और नहीं तो फिर जो है हमें x को print करना है। अच्छा, यहाँ पे एक कीवर्ड छूट गया है, ये देखो ये 20 रिटर्न हो रहा है, राइट। ये देखो, ये 4 लाइन का कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये एक लाइन में हो गया, एक लाइन पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देंगे जो रिटर्न होगा, फर्स्ट वैल्यू देंगे जो रिटर्न होगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लेना है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, याद रखना आपको, इंटरव्यू में पूछ देगा टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। यहाँ पे इफ कंडीशन देना है, और ये फर्स्ट वैल्यू मतलब इस इफ कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, वो जाएगा इस फर्स्ट वैल्यू पे, ठीक है। इल्स, और नहीं तो, अब नहीं तो सेकंड वैल्यू की क्या, इल्स के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इल्स प्रिंट बी, ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ लिखना है, इल्स सेकंड वैल्यू, जैसे मैंने लिखा है इल्स 20, जैसे मैंने यहाँ पे इल्स 20 लिखा है, वो सेम टू सेम इस लाइन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो मुझे 10 मिलता, लेकिन मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि मेरा बी ग्रेटर है ए से। तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, मुझे सेकंड वैल्यू रिटर्न मिलेगी, 20 रिटर्न मिलेगा। और ये रिजल्ट किस में स्टोर होता है, रिजल्ट उस वेरिएबल में स्टोर होता है जिसमें हम इस पूरे टर्नरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। ये रिजल्ट स्टोर करने का वेरिएबल जो है वो हमने एक्स यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये देखो 20 आ रहा है, ठीक है। वही अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, एक बार आप लोग देखो, आपको ये कोड समझ में आया क्या?
इसमें कोई कंफ्यूजन है इसमें? हेलो, ये कोड समझ में आया आपको? यस सर। ओके, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ये लिख देता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ये चीज रिजल्ट होगा ए इज ग्रेटर देन बी। ये मैं रिजल्ट में प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि बी ग्रेटर देन ए है, बी इज ग्रेटर देन ए है, राइट? तो मैं इसको जो है एक बार रन कर देता हूँ, आउटपुट मेरा चेंज होगा, बी इज ग्रेटर देन ए, राइट? बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि मेरे बी में 20 असाइन है। वही अगर हम इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ए में 20 को असाइन कर देते हैं और बी के अंदर हम 10 को असाइन कर देते हैं, और तब हम इस कोड को रन करते हैं, तो ए इज ग्रेटर देन बी आ गया, राइट? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इस बार ए इज ग्रेटर देन बी सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने क्या बोला कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा मेरा, तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगा हमेशा। ये फर्स्ट वैल्यू है। ये कंडीशन, इफ कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होगा तो मेरा फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मेरा सेकंड वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, अभी ए में 20 है और बी में 10 है। ए में 20 है और बी में 10 है। और जब मैंने इस इफ कंडीशन को देखा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या अगर ए मेरा बी से बड़ा है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा। ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हुआ कि क्या ए बी से बड़ा है? हाँ बड़ा है। बड़ा है तो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर दो। अगर ये बड़ा नहीं होता तो ये सेकंड वैल्यू प्रिंट होता, जैसे कि लास्ट टाइम ये प्रिंट हो रहा था। जैसे कि अगर हम इसी वैल्यू को 10 कर रहे थे और 20 कर रहे थे, तो ये रिजल्ट चेंज हो जाता। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? ये इंटरव्यू में पूछते हैं, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर, लैम्डा फंक्शन, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पूछते हैं interview में। ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और टर्नरी ऑपरेटर को ही कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जल्दी से बता देता हूँ। या फिर वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर पे एंड करते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ा टाइम लगेगा उस पे, उसको कंप्लीट करने में, जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। मैं इनपुट लेने का एक्चुअली तरीका दिखाना चाह रहा था, और दिखा देता हूँ। मैं एक कोड लिखता हूँ यहाँ पे, एक कोड का लाइन लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिब्यूटल्स डॉट विजेट्स डॉट नेक्स्ट। ये नोटबुक है, ये नोटबुक है। इस नोटबुक के अंदर अगर मुझे इनपुट लाना है, अगर मुझे कहीं से इनपुट को पास करना है, तो वो हम पास कैसे करेंगे? ठीक है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। थोड़ा इस पर डिस्कशन करना था, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ उसकी नॉलेज के लिए। जब मैंने इसको चलाया, जब मैंने इसको चलाया, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर में एक विजेट बना, नेम नाम से। नेम नाम से एक विजेट क्रिएट हुआ, राइट? मैं यहाँ पे फिर से चलाता हूँ। यहाँ पे मैं इस देता हूँ। ठीक। तो जब मैं चलाता हूँ, यहाँ पे देखो एक दूसरा विजेट क्रिएट हुआ, राइट? दूसरा विजेट क्रिएट हुआ। और इस डेटा ब्रिक्स नोटबुक के अंदर पैरामीटर हम ऐसे ही पास करते हैं, इस विजेट्स को पास। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम में लिख रहा हूँ अरुण, इसमें कुछ लिख दे रहा हूँ जैसे 55। और मुझे अब इस वैल्यू को एक्सेस करना है, जो मैंने इसके अंदर लिखा नेम के अंदर, और इस एज के अंदर लिखा है, एज के अंदर जो मैंने 55 लिखा है, इस वैल्यू को मुझे एक्सेस करना है। तो मैं उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करूँ? इनपुट लेने का तरीका है इस नोटबुक के अंदर।
इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, आप लोग इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। आज बस मैं टच कर दे रहा हूँ इसको, आज मैं इसको टच कर रहा हूँ, बस इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक्स के अंदर अरुण आ गया, राइट, और प्रिंट वाई। वाई के अंदर 55 आ गया। मैंने क्या बोला, मैंने इस नेम में जो भी पैरामीटर पास किए और एज के अंदर जो भी पैरामीटर पास किए उसको इस कमांड के थ्रू रीड किया मैंने एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर, और इसको मैंने प्रिंट करा लिया। तो ये तरीका है। सबसे पहले इसके दो प्रोसेस है। सबसे पहले विजिट्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने विजिट्स क्रिएट किया, dbutils.widgets.text। पहले विजिट का नाम मैंने नेम दिया, दूसरे विजिट का नाम मतलब मैंने एज दिया। जब विजिट क्रिएट हो गया तो विजिट क्रिएट होने के बाद उसके अंदर हमने जो भी वैल्यू डाली उसको मुझे एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए दूसरा लाइन ऑफ कमांड dbutils.widgets.get। नेम कमांड के वैल्यू को एक्सेस करना है तो नेम पैरामीटर अंदर पास करेंगे, एज का एक्सेस करना है तो एज पैरामीटर, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एक्स के अंदर नेम स्टोर किए, वाई के अंदर एज स्टोर किए, मतलब दोनों को प्रिंट किया। तो ये प्रिंट एक्स किया तो मेरा नाम प्रिंट हुआ, और प्रिंट वाई किया तो मेरा, तो ये एज प्रिंट हुआ। तो अरुण इस पे इनपुट फंक्शन वर्क नहीं करता नहीं डेटाब्रिक्स में, जो हाँ, इनपुट नहीं से हम लोग नहीं डेटा लेते नहीं काम करता है, वही डिस्कस करना था एक्चुअली। वो इस पे काम नहीं करता है। इनपुट लेने का तरीका इसमें ये है, विजिट्स के थ्रू लेंगे हम लोग। जो डेस्कटॉप से वैल्यू रीड करते वो नहीं करेगा ये। क्या बोला आपने? जो ये जो फंक्शन इनपुट, जो होता है, ये हाँ पाइथन के अंदर जो इस तरीके से हम लोग इनपुट लेते हैं, हाँ हाँ, एज वही इक्वल डेस्कटॉप से जो रीड करता है इनपुट फंक्शन। टू, यस, ये काम नहीं करता है इसके अंदर। हाँ ये मैं एक्चुअली बताना चाहता था, इसके बारे में डिस्कस करना था। ठीक है। तो हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके अंदर इनपुट लेने का ये तरीका है विजिट्स के थ्रू, ठीक है। विजिट्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, या फिर मल्टी सेलेक्ट भी होता है। मल्टीपल एक ड्रॉप डाउन हो जाता है, उसके अंदर चेक कर देंगे कि ये इनपुट चाहिए तो वो सब पैरामीटर्स पास हो जाते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं ये दिखाना चाहता था कि डेटाब्रिक्स नोटबुक के अंदर इनपुट हम कैसे लिखें। उसके लिए तो dbutils कमांड है, dbutils विजिट्स कमांड है। इनको विजिट्स हम बोलते हैं, जो यहाँ पे ऊपर बनता है ये विजिट्स कहते हैं इसको, और इसी के थ्रू हम इनपुट लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली पूरे डेटा इंजीनियरिंग में। इसका इतना वास्ट यूज है कि हमको एजोर डाटा फैक्ट्री से अगर डेटाब्रिक्स के अंदर पैरामीटर भी पास करना है तो वो विजिट्स के थ्रू पास होता है, जो विजिट्स हमने क्रिएट किया है। यस, और भी डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Okay, I think no one has any doubt. I think we can drop off. Okay. Good night to all of you. Take care. थैंक्स अरुण, बाय, गुड नाइट। Bye.